and I welcome you in my YouTube channel. Here you get all the tutorials which is prepared for the CS and IT students to help them understand the basic to advanced level in computer science. So first of all, हम जो अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। कहने को ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी कंप्यूटर रिलेटेड तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। तो ये जो मैं कोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ ये ना सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है या फिर उन लोगों के लिए जो लोग इनकी स्टडी कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि ये तो उन बच्चों के लिए भी है जो कि 5th to 8th स्टैंडर्ड या 9th 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हैं। और उन लोगों के लिए भी है कि जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लेकिन वो कंप्यूटर की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल है उन सब के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कोर्स। सो माई सेल्फ मोहम्मद फरहान अब्बासी। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर जनरेशंस एंड कंप्यूटर टाइप्स। ओके, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारे 5 स्टेप हमने लिखे हुए हैं। टेक डाटा एज इनपुट, स्टोर डाटा इज मेमोरी एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जनरेट द आउटपुट, कंट्रोल ऑल द अबव 4 स्टेप्स। अब देखा जाए तो बेसिकली जो हमारे 3 स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, हमारा पूरा सिस्टम है जो सा वो बिल्कुल इन 3 स्टेप्स पे वेरी कर रहा होता है। मतलब हम इनपुट देते हैं, उस पर कोई प्रोसेस होता है, लाइक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं, 2 को जब हम 2 को मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं 3 के साथ, लाइक 2 और 3 हमारी इनपुट हो जाएगी, और उसके अंदर जो स्टेरिक लाइक मल्टीपल का सिंबल होगा वो हमारा प्रोसेस होगा जो सिस्टम परफॉर्म करेगा। और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आता है 6, तो 6 जो होगा हमारी आउटपुट होगी, वो हमारा रिज़ल्ट होगा। इसी तरह अगर हम कोई सॉन्ग प्ले करना चाह रहे हैं तो हमने माउस के ज़रिए जाना है, उस वीडियो पर डबल क्लिक करना है, सिस्टम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, प्रोसेस करेगा, और उस पर एक मीडिया प्लेयर ओपन होगा और हमें वो वीडियो दिखाई देगी मॉनिटर पे या लैपटॉप स्क्रीन पे। तो वो हमें जो दिखाई देगी वो हमारी आउटपुट होगी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली कंप्यूटर के एडवांटेजेस तो बेतहाशा हैं, अगर हम गिनने बैठ जाएं तो शायद हम थक जाएं, लेकिन ये वो एडवांटेजेस हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। जिसमें हमारा पहला है हाई स्पीड हो गया, एक्यूरेसी, रिलायबल, स्टोरेज कैपेबिलिटी, डिलीजेंस, वर्सिटैलिटी, रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सब एडवांटेजेस को। पहले आते हैं हाई स्पीड। ये कंप्यूटर बिल्कुल वेरी हाई स्पीड है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की कैलकुलेशन जो कि मिली से नैनो सेकेंड में परफॉर्म हो जाती है। लाइक कि हमने अगर मिलियन से बिलियंस डिजिट्स को आपस में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी, लाइक मल्टीपल या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो अगर हम बाय हैंड करने बैठ जाएँ तो मुझे लगता है कि तकरीबन हमारा 24 घंटे भी लग सकते हैं, और 24 घंटे के बाद भी हमारी कोई एक्यूरेसी में भी ना आए। हो सकता है हम कहीं पे गलती कर जाएं, लेकिन जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग है। तो ये है कि कंप्यूटर हाई स्पीड भी है और एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट के लिए बेस के लिए यही है कि अगर हमारी इनपुट 100% ठीक हो गई तो हमारा रिज़ल्ट वो भी एक्यूरेट होगा, बिल्कुल 100% होगा अगर हमारी इनपुट ठीक होगी। उसके बाद हमारा आता है रिलायबल। जी बिल्कुल, कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज कैपेबिलिटी। अब कह सकते हैं कि स्टोरेज कैपेबिलिटी इसकी ह्यूमन से ज़्यादा है, कंप्यूटर के पास ह्यूमन से ज़्यादा मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो फाइल्स वगैरह। उसके बाद आती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जैसे इंसान सारा दिन काम करता है और वो शाम को थक जाता है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल नहीं थकता। बेशक आप इसे 24 घंटे काम लें, ये बिल्कुल नहीं थकेगा, और ये जिस काम पे फोकस कर रहा है ये उसी पे करता रहेगा, क्योंकि ये मशीन है, ये इंसान नहीं है। उसके बाद आ जाती है वर्सिटैलिटी। बिल्कुल ये वर्सिटैलिटी मशीन है
और ये फ्लेक्सिबल है अपना हर काम करने के लिए। और लास्ट वन है हमारा रिडक्शन इन पेपर एंड वर्क कॉस्ट। रिडक्शन इन पेपर एंड वर्क कॉस्ट मतलब कि अगर हमने कोई भी अपना डाटा स्टोर करना है पेपर पे वो हमने सारा दिन हमने बैठ के वो पेपर पे अपना काम किया है, लेकिन शाम को जाके हमें पता चला कि हमने जो भी काम किया उसमें हमारी ये मिस्टेक्स हैं, तो पेपर पे काम किया वो हमारा टाइम भी ज़ाया गया। तो इसलिए ये रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, तो हमारी कॉस्ट बचाता है ये। उसके बाद हमारे डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ नो IQ। नो IQ का मतलब ये है कि नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क, जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर के पास वो यूज़र की तरफ से दी हुई थी उसे। मतलब कंप्यूटर खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेता, वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है यूज़र्स पे। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डिपेंडेंसी। जी बिल्कुल वही मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कंप्यूटर टोटली डिपेंड कर रहा होता है यूज़र्स पे। यूज़र उसको जो जो इंस्ट्रक्शंस देगा कंप्यूटर सिर्फ उससे रिलेटेड ही अपने टास्क परफॉर्म करेगा। इन्वायरमेंट मतलब इसका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। लाइक ये एक मशीन है, तो मशीन के लिए एक क्लीन इन्वायरमेंट बेटर होता है अगर आप उसे इनके लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो मतलब डस्ट में अगर आपका सिस्टम पड़ा रहेगा तो डस्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। मतलब इसे इन्वायरमेंट क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है रनिंग के लिए। उसके बाद लास्ट एडवांटेज है हमारा डिसएडवांटेज है नो फीलिंग्स। लाइक जैसे इंसान को फीलिंग होती हैं, अगर दो भाई हैं, एक भाई को चोट लग गई है तो दूसरा परेशान हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है ये एक डिसएडवांटेज है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हमारा पहला है बिज़नेस। जी बिल्कुल, बिज़नेस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं लाइक पेरोल कैलकुलेशंस, बजटिंग के लिए, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग में हम इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ATM मशीन हमारी टोटली कंप्यूटेशनल बेस है। तो उसके बाद इंश्योरेंस में आ जाते हैं। तो इंश्योरेंस में देखा जाए तो हमारे इंश्योरेंस में भी अगर हमारी जितनी पॉलिसीज़ होती हैं वहाँ कंप्यूटेशन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं। मतलब स्टार्टिंग डेट ऑफ पॉलिसीज़ वो भी हम कंप्यूटर पे इनके पुट करते हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ अ पॉलिसी, मेच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट ड्यू, सर्वाइवल बेनिफिट्स, इसी तरह काफ़ी जगह पे हमारा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। और एजुकेशन में अगर हमने देखा जाए तो ऑनलाइन इनके नाउ-अ-डेज़ कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है तमाम स्टूडेंट्स को, ताकि वो घर बैठ के इजीली लर्निंग कर सकें। तो यह वहाँ भी इनकी कंप्यूटेशनल बेस यूज़ हो रही है। वहाँ पर आजकल के दौर में ये इनके जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर टोटली कंप्यूटेशनल बेस्ड सिस्टम इनके क्रिएट हो चुके हैं। लाइक उनका LMS सिस्टम हो गया, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस सिस्टम होगी, वो भी टोटली कंप्यूटेशनल बेस हो चुकी हैं। अगर स्टूडेंट्स की फ़ीसिस का इशू आ रहा है तो फ़ीसिस के लिए भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है ताकि उनका डाटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद आई थी मार्केटिंग में तो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। मतलब हम दो तरह के काम कर सकते हैं मार्केटिंग में भी। मार्केटिंग में हम एडवर्टाइजमेंट भी करा सकते हैं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए हमें कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा ताकि हम सोशल मीडिया पे जाकर उसकी मार्केटिंग कर सकें। इसी तरह हेल्थ केयर है। अगर हेल्थ केयर में आप देखा जाए तो बिल्कुल हेल्थ केयर में भी हमारे कंप्यूटर बहुत यूज़ हो रहा है। मतलब कंप्यूटर के पास अगर कोई भी हमने डायग्नोस मतलब बीमारी को डिटेक्ट करना है तो उसमें हमने पहले से भी इनके एल्गोरिथम्स होते हैं जो उनसे परफॉर्म किए जाते हैं, वो हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, तो वो उसकी बेस पे कुछ प्रेडिक्शन करता है और बीमारी को डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ भी ये इनके कंप्यूटर यूज़ होता है। सर्जरी में यूज़ होता है, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज़ होता है ये। इसी तरह अगला हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग डिज़ाइन। जी बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में भी ये कंप्यूटर बहुत यूज़ हो रहा है। लाइक अगर हम सिविल में देखें तो सिविल में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है ड्राइंग बनाने के लिए। तो इसी तरह जो मैकेनिकल में देखा जाए तो मैकेनिकल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बहुत यूज़ हो रही है, जो मैकेनिकल्स के लोगों को रिक्वायर्ड होती है। मतलब AutoCAD यूज़ हो रहा है, वो भी इसमें कंप्यूटर ही है। इसी तरह अगर मिलिट्री में देखा जाए तो मिलिट्री में भी हमारा कंप्यूटर बहुत यूज़ हो रहा है। लाइक मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, स्मार्ट वेपन्स। तो
तो वहाँ भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट। तो देखें गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट में भी कंप्यूटर बहुत यूज़ हो रहा है, लाइक बजट्स में, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, नादरा में देख लें आप, उसके बाद लाइसेंस डिपार्टमेंट में देख लें, मतलब जितने भी गवर्नमेंट इनके ऑफिसेज हैं वहाँ पे कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन्स। तो देखा जाए, देखें आप, फर्स्ट जनरेशन 1946 में आई जो कि 1959 तक रही, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। ये सबसे पहले हमारा कंप्यूटर मतलब जनरेशन बनी थी, जिसमें हमारा जो कंप्यूटर था, हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक कमरे से भी बड़ा साइज़ था उसका। तो ये उस वक्त वैक्यूम ट्यूब बेस्ड बनी थी, जिनके वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुई थी। तो 1959 तक ये वर्किंग में रहा। उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई, उसके बाद उन्होंने वैक्यूम ट्यूब को स्किप करके ट्रांजिस्टर बेस्ड हमारा यानी कि सिस्टम बनाया गया। वो उससे थोड़ा सा एफिशिएंट था, मतलब कि उसका थोड़ा यानी कि वो जैसे फर्स्ट जनरेशन में था कि वो काफ़ी सारी जगह घेर रहा था, काफ़ी एरिया कंज्यूम कर रहा था। इसमें ये नहीं था, इसमें थोड़ा सिस्टम जो था वो हमारा यानी स्मॉल एरिया पे आ गया, उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो गया। इस तरह ये 1965 तक रहा। उसके बाद 1965 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड हमारा जनरेशन यानी कि कंप्यूटर आ गए, और उसका साइज़ और यानी कि मिनिमाइज़ होता गया। इसी तरह उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, उसमें भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती रहेगी। तो उसमें हमारा जो कंप्यूटर यूज़ हुआ था वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। उसमें हमारा कंप्यूटर बिल्कुल यानी कि जो नॉर्मल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं आजकल घरों में पड़ा होता है, वो हमारा फोर्थ जनरेशन सिस्टम्स है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। तो ये उससे भी बिल्कुल यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। आज के दौर में तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10 जनरेशन तक सिस्टम्स आ चुके हैं, लेकिन बेसिकली जो पढ़ाए जा रहे हैं वो ये 5 जनरेशन ही हैं। अब इनकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है PC पर्सनल कंप्यूटर, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, मतलब इसके पर्सनल यूज़ के लिए ये बहुत बेस्ट है, और इसका ये माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ है। इसे हम घर में बहुत इजीली फ्रेंडली अपने पर्सनल यूज़ के लिए बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन बेसिकली ये यूज़ होता है मतलब कि अगर हमारा एक मोटिव है, मतलब एक गोल को हमने अचीव करना है, तो उसके लिए 10 to 15 सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो एक ही सिंगल टास्क परफॉर्म मतलब सिंगल गोल को अचीव करने के लिए वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके लिए वर्क स्टेशन यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। ओके, ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली, मतलब इसमें हम जिनके हंड्रेड्स, जिनके 200 या 300 जितने भी, मतलब ये 100 में हम इसके यूज़र साइमल्टेनियसली मतलब काम कर रहे होते हैं एक साथ। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम आते हैं। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्राम मिनी कंप्यूटर, मतलब इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो मिनी कंप्यूटर से थोड़ा डिफरेंट है। एंड द लास्ट वन इज़ सुपर कंप्यूटर। सो बेसिकली ये हमारा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इनके कंप्यूटर है। इसमें हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में परफॉर्म हो रही थी, मतलब जितनी भी मैथमेटिकल्स का लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैलकुलेट हो रहा होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर पे होता है। जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग को देख लें तो वह उसके लिए भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की कम्युनिकेशन मतलब कैलकुलेशंस के लिए हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। थैंक यू। और लास्ट टाइम मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।